नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। P20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली द्वारका स्थित यशोभूमि सम्मेलन केंद्र पहुंचे। सम्मेलन में G20 सदस्य देशों के संसद के अध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दशकों से बॉर्डर पार से प्रायोजित आतंक का शिकार रहा है। उन्होंने निराशा जताई कि आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया आज भी बिखरी हुई है और एक मत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत की विशालता, विविधता, वाइब्रेंसी और इसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया इतनी गहरी और अटूट है कि चाहे कितनी भी चुनौती क्यों न हो, हर बार देश मुश्किलों से जीत जाता है। उन्होंने बिखरी हुई दुनिया से शांति, भाईचारा और आपसी सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। भारतीय संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक चर्चाओं और परिचर्चाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने कई उदाहरण दिए। उन्होंने बताया कि किस तरह तमिलनाडु में 9वीं सदी के शिलालेख हों या अनुभव मंटपा की व्यवस्था, ये सभी भारत को लोकतंत्र की जननी का पुख्ता प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने सहमति को लोकतंत्र की मजबूत कड़ी बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि P20 का ये सम्मेलन जनभागीदारी को सुनिश्चित करेगा और लोकतंत्र को सुदृढ़ करेगा। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और परंपराओं में हर वर्ग, हर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को भारत सदियों से सुनिश्चित करता आया है। पीएम मोदी ने कहा कि इसी कड़ी में देश की विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का बड़ा फैसला लोकतांत्रिक तरीके से लिया गया। P20 शिखर सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना पीएम मोदी की लीडरशिप को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में P20 सम्मेलन से वैश्विक स्तर पर संसदों के बीच सहयोग बढ़ेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पर्यावरण किसी एक का विषय नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत ग्रीन विकास को प्राथमिकता देते हुए अनेक पहल कर रहा है। P20 बैठकों के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने द्विपक्षीय मुलाकातें भी की। दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली के स्पीकर किम जिन पियो से भेंट भी की। स्पीकर बिरला ने भारत और दक्षिण कोरिया के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीति, व्यापार, निवेश, रक्षा, संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में दोनों मजबूत साझेदार हैं। पार्लियामेंट 20 समिट में शामिल होने आए इटली, कोरिया, तुर्की, ब्राजील और नाइजीरिया सहित कई देशों के स्पीकर, सांसदों और प्रतिभागियों की धर्मपत्नियों ने दिल्ली में मॉडर्न आर्ट गैलरी का दीदार किया और भारतीय संस्कृति को करीब से देखने का उन्हें मौका मिला। उत्तर प्रदेश के अमेठी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा, किसी भी समाज के विकास के लिए वहां खेलों का विकास होना आवश्यक है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा के सैकड़ों सांसदों ने देश भर में अपने अपने क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन करके समाज और देश के विकास का नया रास्ता तैयार किया है। पीएम ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए की सहायता भी दी जा रही है, जिससे वो देश विदेश में अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकें। पीएम ने एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सराहा और कहा, एशियाई खेलों में हमारे एथलीटों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से पूरा देश बहुत खुश है। उन्होंने कहा, एशियन गेम्स में भाग लेने वाले कई खिलाड़ी छोटे शहरों से हैं। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल के तेल अवीव हवाई अड्डे से 212 भारतीय नागरिकों को लेकर पहली उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पर नागरिकों का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इजराइल से सुरक्षित स्वदेश लौटे भारतीयों के स्वागत के बाद कहा कि हमारी सरकार किसी भी भारतीय को कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। हमारी सरकार प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने नई दिल्ली में ऑपरेशन अजय के हिस्से के रूप में विदेश मंत्रालय के 24 घंटे के नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और सरकार विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि आज भारत वो ताकत बनकर उभरा है जो अपने नागरिकों के साथ बुरे और अच्छे वक्त में खड़ा रहता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऑपरेशन अजय पर कहा कि चाहे कोविड का दौर हो या यूक्रेन में युद्ध का, भारत ने हमेशा अपने नागरिकों की रक्षा की है। न केवल भारतीय बल्कि जब भी मौका मिला है, विदेशियों को भी युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाला गया है।
रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आतंकवाद हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती है और ये किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है, इसलिए इसे हम सबको मिलकर निपटना होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संसदीय सौध में आज हरियाणा से आए 28 किसानों को सम्मानित उन्होंने किया और इस अवसर पर उन्होंने किसानों से कृषि उत्पादों के लिए नई तकनीकों का उपयोग करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2023 में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में नेशनल आईपी अवार्ड 2023 भी प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के पास नवाचार के लिए अपार संभावनाएं और क्षमताएं मौजूद हैं। जल्द ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होगा। उन्होंने कहा कि विभाग कई सुधारों की तरफ कदम बढ़ा रहा है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा के नेतृत्व में इस बैठक में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के मुख्य सचिवों के साथ साथ भारत सरकार और CHQM के सचिवों ने भी भाग लिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा गृह मंत्री को सम्मानित किया गया। मोदी सरकार ने जो कार्य सिख समुदाय के लिए किए हैं उससे सिख समुदाय के लोग बहुत खुश हैं। सिख समुदाय का कहना है कि जितने कार्य मोदी सरकार के द्वारा सिख समुदाय के लिए किए गए हैं उतना किसी भी सरकार ने नहीं किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, सिख गुरुओं ने सर्वधर्म समभाव का रास्ता पूरी दुनिया को दिखाया है। सिख समुदाय धर्म और कर्म दोनों को समान रूप से लेकर आगे चला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1984 के दंगे कोई भी सभ्य व्यक्ति नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने SIT बनाई और 300 मामलों को फिर से खोला और दोषियों को जेल में भेजने की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के आम चुनावों के पहले चरण की 20 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर देने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 7 नवंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आप सांसद संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अन्य पार्टी नेता शामिल हुए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उम्मीदवारों की पहली सूची नवरात्रि के पहले दिन जारी की जाएगी। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कहा है कि प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, झूठ के अलावा वे कुछ भी नहीं है। पिछले चुनाव में भी राहुल गांधी ने किसानों को धोखा दिया। कांग्रेस अभी भी धोखा देने का काम कर रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सांसदों को टिकट दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सांसद भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा का कौन कार्यकर्ता किस भूमिका में होगा, ये पार्टी के शीर्ष नेता और संसदीय बोर्ड के अधिकार का विषय है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कांग्रेस नेता दिनेश पूर्णिया और अशोक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी की। वहीं जयपुर समेत राजस्थान के कुल 9 स्थानों पर ईडी की छापेमारी की है।
प्रवर्तन निदेशालय की ये कार्रवाई पेपर लीक मामले में हुई है और इसके साथ ही जयपुर में आरएलपी महिला मोर्चा अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी के घर भी ईडी ने छापेमारी की है। दिनेश खोरनिया को सीएम अशोक गहलोत का करीबी बताया जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि पेपर लीक मामले के मुख्य सरगना सुरेश ढाका को राज्य सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी। राज्यसभा सांसद ने आरोप लगाया है कि ऐसा होते ही कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर आ जाएंगे। लॉटरी घोटाला मामले में आयकर विभाग ने पूर्वोत्तर समेत देश भर में 25 स्थानों पर छापेमारी की। बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु में छापेमारी की गई। सिलीगुड़ी में भी लॉटरी किंग के नाम से मशहूर उत्तम साहा के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसमें काफी सारे संदिग्ध दस्तावेज और नकद राशि बरामद हुई है। अमृतसर में अवैध तरीके से आने की कोशिश कर रहे 11 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। अटारी ग्रामीण के डीएसपी गुरिंदर पाल सिंह नागरा ने बताया है कि बीएसएफ की सूचना के आधार पर इन बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से सटी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन मारकर गिरा दिया। बीएसएफ ने गिराए गए ड्रोन से मादक पदार्थ हेरोइन बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सरताज सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री दादा भूसे ने महाराष्ट्र टोल नाकों पर चल रहे विवाद पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के साथ बैठक की। राज्य में टोल वसूली के खिलाफ राज ठाकरे ने एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाया। मिजोरम के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं जितेंद्र पाल मल्होत्रा को चंडीगढ़ का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बिहार में जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन पासवान ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है। नीतीश कुमार ने जिस सत्ता को उखाड़कर सरकार बनाई थी, आज वो उसी सत्ता के साथ मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह शुरुआत से ही सनातन धर्म का अपमान करते रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि घमंडिया गठबंधन सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर सवाल करता है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के मौके पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार अमरजीत सिन्हा ने कहा कि गरीबी को कम करना आपदा से लड़ने का सबसे मजबूत हथियार है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले भी 10 अक्टूबर को कोर्ट ने संजय सिंह की हिरासत को 13 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया था। आप सांसद को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अंगल्लू हिंसा मामले में तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय ने अंगल्लू हिंसा मामले में बृहस्पतिवार को दलीलों की सुनवाई पूरी करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा था। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कई विधायकों की अयोग्यता से संबंधित याचिका पर फैसला करने में देरी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि वे शीर्ष अदालत के आदेशों की अनदेखी नहीं कर सकते। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोरक्को के माराकेच में चौथी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास भी इस मौके पर मौजूद रहे। प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद में करोड़ों रुपए के कथित आईपीओ घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले की जांच के तहत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों को 11 अक्टूबर को PMLA के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था। पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया ने नए मॉड्यूलर स्विचेस अकीना और रीजेंट को लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि बिजली के स्विचेस बनाने वाली सबसे बड़ी निर्माता तथा देश की सबसे बड़ी ECM कंपनियों में से एक है। ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो और मैकडॉनल्ड्स पर शाकाहारी की जगह मांसाहारी भोजन की गलत डिलीवरी के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जोमेटो ने कहा है कि वो आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगा। देश का निर्यात इस साल सितंबर में 2.6% की कमी के साथ 34.47 अरब डॉलर रहा। पिछले साल इसी महीने में निर्यात 35.39 अरब डॉलर था।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में आयात भी 15% की कमी के साथ 53.84 अरब डॉलर रहा। वहीं पिछले साल की इसी महीने में ये 63.37% अरब डॉलर था। कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अगले 15 महीनों में अपने बेड़े में 50 नए B737 मैक्स विमानों को शामिल करने की योजना बनाई है। बता दें कि टाटा समूह की इस कंपनी में AIX कनेक्ट के विलय की प्रक्रिया भी जारी है। और वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कंपनी कोठारी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कृषि कार्यों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए एक अलग ड्रोन इकाई स्थापित की है। इस इकाई पर अगले कुछ वर्षों में 150 करोड़ रुपए से अधिक निवेश किए जाने की संभावना है। वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड को तमिलनाडु राज्य परिवहन उपक्रम से 1666 डीजल बसों का ठेका मिला है। कंपनी को किसी राज्य परिवहन उपक्रम से मिला ये सबसे बड़ा ठेका है। भारत की 250 से अधिक प्रौद्योगिकी कंपनियां अपने अत्याधुनिक उत्पादों और समाधानों का प्रदर्शन करने के लिए दुबई में आयोजित होने वाले सूचना प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में भाग लेंगी। देश का कृत्रिम मेधा कार्यक्रम भारत को 2026 तक 1000 अरब अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में मददगार होगा। देश के कृत्रिम मेधा कार्यक्रम पर जारी रिपोर्ट में ये बात कही गई है। निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी HDFC लाइफ का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 15% बढ़कर 377 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि कुल प्रीमियम आय भी 12% बढ़कर 26,613 करोड़ रुपए हो गई है। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुझानों के बीच आज शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 125.65 अंक की गिरावट के साथ 66,282.74 अंक पर बंद हुआ। दूसरी तरफ निफ्टी में भी 42.95 अंक की गिरावट दर्ज की गई। ये दिन के अंत में 19,751.05 अंक पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उबाल के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। जारी संघर्ष के बीच इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि वाडी गजा में रहने वाले 11 लाख लोग अगले 24 घंटों में दक्षिणी गजा चले जाएं। बता दें कि 11 लाख लोगों को ये आबादी गजा पट्टी की आबादी की लगभग आधी है। इजराइल ने यह घोषणा तब की है जब अनुमान है कि उसकी सेना गजा में जमीनी हमला शुरू कर सकती है, क्योंकि उसके हजारों सैनिक सीमा पर इकट्ठे हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से आदेश वापस लेने को कहा है। यूएन ने अपने एक बयान में कहा है कि इतने लोगों का दक्षिणी गजा की ओर जाना इतना आसान नहीं होगा, इसमें लोग हमले के शिकार हो सकते हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में अब तक फिलिस्तीन के कम से कम 1537 लोग मारे गए हैं, जबकि 6612 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में मरने वालों की संख्या 1300 पहुंच गई है, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाह ने हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह से बेरूत में मुलाकात की। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि पेंटागन इजराइल को और अधिक सैन्य सहायता देने के लिए तैयार है। इजराइल फिलिस्तीन जारी संघर्ष के बीच तुर्की ने गजा की सहायता के लिए राहत सामग्री भेजी है। स्पेन में लोगों के ट्राबाडा क्षेत्र में लगी जंगल की आग में कम से कम 1112 एकड़ का नुकसान हो गया है। स्पेन सितंबर और अक्टूबर में बेमौसम गर्मी का सामना कर रहा है, जो जंगल की आग को फैलने में मददगार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक होती है। सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। भारत 40 साल के बाद दूसरी बार IOC सत्र की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में IOC के 86वें सत्र का आयोजन किया गया था।
2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट का शामिल होना लगभग तय हो गया है। आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने आयोजन समिति के इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इसे आईओसी सत्र में रखा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक का आयोजन भारत में होना बड़ी बात है। भारत में पहले एशियाई खेल में खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन, फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है, तो ऐसे में देश में खेल उत्सव का माहौल है। विश्व कप में कल भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अब तक दोनों मुकाबले जीत चुकी इन दोनों टीमों की नजर जो है वो हैट्रिक लगाने पर होगी। वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान की टीम भारत को विश्व कप में कभी हरा नहीं पाई है। अब तक हुए सभी 7 मैच भारत ने जीते हैं। आईसीसी विश्व कप में न्यूजीलैंड ने लगातार तीसरी जीत हासिल कर ली है। आज खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराने में सफलता पाई। भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को सितंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। गिल ने एशिया कप में 75.5 के औसत से सबसे अधिक 302 रन बनाए थे। महिला वर्ग में श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू ने अपनी कप्तानी में टीम को इंग्लैंड के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में पहली सीरीज जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय दल ने विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से नाम वापस ले लिया है और इस प्रतियोगिता का आयोजन 14 से 23 अक्टूबर को मिस्र में किया जाना था। विश्व विजेता अर्जेंटीना ने दक्षिण अमेरिका फुटबॉल विश्व कप क्वालिफाइंग मुकाबले में अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है। एक अन्य दक्षिण अमेरिका फुटबॉल विश्व कप क्वालिफाइंग मुकाबले में ब्राजील को वेनेजुएला के खिलाफ ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। स्कॉटलैंड को यूरो 2024 के लिए क्वालिफाई करने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अपने क्वालिफाइंग अभियान के स्कॉटलैंड को स्पेन के खिलाफ 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। स्पेन के पूर्व मैनेजर योर्गे विल्दा को मोरक्को की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम का प्रमुख कोच बनाया गया है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शाहरुख खान की फिल्म डंकी की रिलीज डेट को पोस्टपोन नहीं किया गया है। फिल्म इसी क्रिसमस पर रिलीज होगी। फिल्म जवान की कमाई का सिलसिला 5वें सप्ताह भी जारी रहा। फिल्म ने अब तक 569.50 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बायोपिक गडकरी का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया गया है। थलापति विजय की फिल्म लियो को विदेशों में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म यूरोप में पहले दिन की एडवांस टिकट बुकिंग मामले में पठान को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रही है। अभिनेता विक्की कौशल की अपकमिंग फिल्म सैम बहादुर का टीजर जारी कर दिया गया है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है। अभिनेता सलमान खान कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर 3 दिवाली पर रिलीज होगी। देश में आज नेशनल सिनेमा डे मनाया जा रहा है। इस दौरान फिल्म जवान फुकरे 3 मिशन रानीगंज को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया हासिल हुई है। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज को इसके मेकर्स ऑस्कर में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मशहूर गायक किशोर कुमार की आज 36वीं पुण्यतिथि है। किशोरदा 13 अक्टूबर 1987 को दुनिया को अलविदा कह गए थे। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। दंगल और ताल जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी लोकप्रिय चरित्र अभिनेत्री भैरवी वैद्य का निधन हो चुका है। 67 साल की एक्ट्रेस पिछले कई महीनों से कैंसर से जंग लड़ा रही है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।